नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बुधवार को पारादीप और सागर द्वीप के बीच टकराने की आशंका। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 100 से अधिक टीमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात। कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.7% हुई। देश में अब तक 19 करोड़ 60 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख टीके उपलब्ध कराए। कोविड के लिए महत्वपूर्ण दवाओं एम्फोटेरिसिन बी और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाया गया। सरकार कोविड महामारी के कारण प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1,500 रुपये की सहायता उपलब्ध कराएगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। भारत में पिछले वित्त वर्ष में सर्वाधिक 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। भारत और इजरायल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। चक्रवात यास के धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटे में तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम में लगातार बढ़ता रहेगा और सघन होकर बुधवार की सुबह तक उत्तरी ओडिशा के पास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। भयंकर चक्रवाती तूफान के बुधवार की दोपहर तक पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर जाने की आशंका है। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटे से स्थिर रहते हुए चक्रवाती तूफान यास में बदल गया है और आज इसका केंद्र पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में है। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों के साथ हर संभव सहयोग करने के आदेश दिए, जिससे उच्च जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। श्री शाह ने सभी संबंधित विभागों को उन लोगों को भी समय से निकालने के निर्देश दिए जो अपतटीय गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री ने कटौती के समय प्रभावित हुई विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करने पर भी जोर दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी चक्रवात से निपटने की तैयारियों के बारे में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं और दिन में 4 बार परामर्श भेजे जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि तूफान से अत्यधिक प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों में कल से पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेंगी। पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समुचित योजना बना रही हैं, जिसमें तूफान से जानमाल का कम से कम नुकसान हो। सेना ने तूफान यास के प्रभाव से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने आकाशवाणी को बताया कि उन्होंने राज्यों के साथ मिलकर इससे निपटने की तैयारी की है और सभी जगह एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, वहां 35 टीमें मांगी गई थी, 35 टीमों को वहां पहुंचा दिया गया है। बाकी कुछ टीमें झारखंड में तैनात होने की गुंजाइश है और कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। इस तरह 100 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें साइक्लोन यास की ड्यूटी पर लग जाएंगी। इस बीच पश्चिम बंगाल में चक्रवात से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि आपदा मोचन बल की 51 टीम तैनात की गई है।
तटीय क्षेत्रों से करीब 10 लाख लोगों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। ब्लॉक और स्थानीय प्रशासन के पास पर्याप्त राहत सामग्री भेजी गई है। प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए लोगों के लिए करीब 4000 शेल्टर बनाए गए हैं। इस बीच 24 परगना में निचले और तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोलकाता और तटीय जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और आज कहीं कहीं हल्की से सामान्य वर्षा हुई। चक्रवात के बुधवार दोपहर तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जमीन से टकराते समय ये तूफान अत्यधिक भीषण रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। समुद्र में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठने और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आंधी चल सकती है। ओडिशा सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों को पूरे उपाय करने के लिए सतर्क किया है ताकि जानमाल का कम से कम नुकसान हो। चक्रवात यास के बांग्लादेश तट से टकराने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मामलों के मंत्री इनामुल रहमान ने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वॉलंटियर पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री इमानुल रहमान ने ढाका में कहा कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वॉलंटियर समूह संभावित तूफान के दौरान लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो तूफान के बांग्लादेश के तटीय इलाकों में आने की संभावना कम है, फिर भी सरकार इसके आगे बढ़ने पर नजर रख रही है। तूफान के दौरान शरण लेने के लिए तटीय जिले चट्टोग्राम में 500 से भी अधिक साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। इस बीच बांग्लादेश मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया है कि तूफान इस समय चट्टोग्राम, मोंगला, कॉक्स बाजार और पायरा बंदरगाहों से 600 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर केंद्रित है। 26 मई की सुबह तक इसके उत्तरी ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के खुलना के तटीय इलाके में पहुंचने की आशंका है। चक्रवाती तूफान यास के आगे बढ़ने की आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने समुद्री बंदरगाहों को चेतावनी संकेत संख्या 2 लगाने की सलाह दी है। मछुआरों को समुद्र में दूर नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। पिछले 22 दिन में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की 10.17% है, जबकि 3 मई को ये 17.13% थी। 7 मई को जब देश में एक दिन में अधिकतम 4,14,000 केसेज रिपोर्ट हुए थे, वह घटते घटते 12 मई को 3,48,000, फिर घटते हुए वह 17 मई के करीब में 2,81,000 और पिछले 24 घंटे में 2,22,000 केसेज रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली केसेज पिछले 2 दिनों में 2.5 लाख से भी कम नोट किए जा रहे हैं। यह लोएस्ट केसेज रिपोर्टेड हैं देश में ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश के 27 राज्यों में रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक है। देश में रिकवरी रेट में भी वृद्धि नोट की जा रही है, जहां 3 मई के समय पर यह रिकवरी 81.7% थी, अब 88.7% हो गई है। देश में 27 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी मोर देन द डेली केसेज रिपोर्टेड ऑल्सो। जो जिला 100 से अधिक केसेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे, उसमें नंबर कम होता दिख रहा है, जहां करीब 531 जिले 28 अप्रैल से 4 मई वाले हफ्ते में ऑब्जर्व किए गए, वह घटते घटते 431 जिले रह गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 15 सप्ताह में कोविड जांच की संख्या लगभग 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई। जहां 9 से 15 फरवरी वाले सप्ताह में देश में औसतन 7 लाख के करीब टेस्ट एक दिन में किए गए, 16 से 22 मार्च को वह बढ़ते हुए 10 लाख से अधिक और 13 से 19 अप्रैल वाले वीक में 15 लाख प्रति रोज के हिसाब से टेस्ट बढ़ते गए और पिछले हफ्ते 18.46 लाख देश में टेस्ट की गति में औसतन वृद्धि आई है। पिछले 15 हफ्तों में करीब 2.6 टाइम्स देश में जो टेस्ट होते थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ब्लैक फंगस के बारे में बताया कि फंगस के लिए उसके सही नाम का इस्तेमाल करना चाहिए।
ज्यादातर कोविड में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं। ओकेजनली या रेयरली एस्परजिलस के केसेस भी देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लक्षण है। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है जैसे क्रिप्टोकोकस, HIV पेशेंट्स में वो ज्यादा देखा जाता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज करें करेक्ट नेम, क्योंकि कई दफा कुछ एरियाज में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कंफ्यूजन हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोविड मरीजों में पाया गया फंगल संक्रमण ज्यादातर म्यूकोरमाइकोसिस है। उन्होंने कहा कि ये कोविड की तरह संचारी रोग नहीं है। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति को म्यूकरमाइकोसिस है और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। दूसरा कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। नई दिल्ली में के एम्स में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर निखिल टंडन ने कोविड-19 पर आकाशवाणी से विशेष कार्यक्रम में बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस आमतौर से ऐसे कोविड मरीजों में होता है जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती है। म्यूकरमाइकोसिस का ब्लैक फंगस फफूंदी है एक किस्म की। इसका रंग काला नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से जो शरीर की कोशिकाएं हैं, शरीर की टिश्यूज हैं, उनमें डैमेज होने की वजह से उन टिश्यूज की मृत्यु हो जाती है तो वो काला रंग पकड़ लेती है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। इस लहर में कोरोना के पेशेंट्स के साथ हुआ है, लेकिन ये वाला जो फंगस इन्फेक्शन है ये पहले से होता रहा है। जिस इंसान की इम्यूनिटी ठीक होती है वे वैसे स्वस्थ होते हैं, अगर ये उनके शरीर में आता भी है तो शरीर उसको निबट देता है। जो कोविड से पीड़ित नहीं हुए हैं और वैसे स्वस्थ हैं उनमें ये नहीं होगा। डॉक्टर टंडन ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। म्यूकरमाइकोसिस वैसे तो बहुत अनकॉमन बीमारी है, लेकिन ये बीमारी अगर हो जाती है तो ये गंभीर हो जाती है। इसलिए शुरुआत के दिनों में तो डेफिनेटली अस्पताल में भर्ती होना ही उचित होगा, क्योंकि लोगों में ऑपरेशन करके जो नाक में और साइनसेस में टिश्यूज से फंगस का लोड हटाना पड़ेगा तो उसके लिए एक ऑपरेशन चाहिए होता है। उसके बाद नसों में दवाई दी जाती है और इन दवाइयों के भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अस्पताल में भर्ती होके ही शुरुआत में, जब तक स्थिति संभल ना जाए और हमें मन में ये ना हो जाए कि जो मेन कार्य है वो खत्म ना हो गया, तब तक तो जरूर ही अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लगातार 11वें दिन कोविड से स्वस्थ लोगों की दैनिक संख्या रोजाना संक्रमित लोगों से अधिक रही। लगातार 8वें दिन दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख से कम रही। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे सकारात्मक संकेत बताया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक 19 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। 60 लाख से अधिक वैक्सीन अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं और 21 लाख टीके भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेमडेसिविर की 70 लाख से अधिक शीशियां और 45,435 वेंटिलेटर भेजे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जीनोम अनुक्रम के लिए 25,739 नमूने भेजे गए थे। उनमें से 5,261 नमूनों में वायरस का B1.617 रूप पाया गया है। ये अब तक का सर्वाधिक सामान्य म्यूटेशन है। स्वास्थ्य मंत्री ने म्यूकोरमाइकोसिस की स्थिति के बारे में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की सराहना की। 18 राज्यों से 5,424 मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का पता चला है। इनमें से सबसे अधिक रोगी गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। देश में कोविड के लिए महत्वपूर्ण दवाओं एम्फोटेरिसिन बी और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाया गया है। फार्मा विभाग के सचिव एस अपर्णा ने बताया कि 5 और विनिर्माताओं को देश में एम्फोटेरिसिन बी बनाने का लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने कहा कि विनिर्माताएं इस दवा के उत्पादन को बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरू
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बुधवार को पारादीप और सागरद्वीप के बीच टकराने की आशंका। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 100 से अधिक टीमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात। कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.7% हुई। देश में अब तक 19 करोड़ 60 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख टीके उपलब्ध कराए। कोविड के लिए महत्वपूर्ण दवाओं एम्फोटेरिसिन बी और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाया गया। सरकार कोविड महामारी के कारण प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1,500 रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगी। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। भारत में पिछले वित्त वर्ष में सर्वाधिक 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और भारत और इजरायल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। कल 2,22,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ 67 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण से कल 3,02,000 से अधिक लोग ठीक हुए। अब तक देश में 2 करोड़ 37 लाख 28 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने की दर 88.30% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,054 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर देश में मरने वालों की संख्या 3,03,720 हो गई है। देश में अभी 27 लाख से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 33 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड लोगों की जांच की जा चुकी है। कल 19,28,000 से अधिक जांच की गई। केंद्र ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण और समूह के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उन्हें ऑनलाइन टीकाकरण स्लॉट के लिए अपना टीकाकरण कार्यक्रम प्रकाशित करना होगा। हालांकि एक दिन का पंजीकरण सत्र समाप्त होने के बाद बचे हुए टीकों की खुराक का इस्तेमाल करने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर ही पंजीकरण की सुविधा रहेगी। ऐसा करके टीकों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण की सुविधा देने का फैसला राज्य सरकारों को करना है। कोवैक्सीन टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और पटना में वैक्सीन बूस्टर डोज का परीक्षण शुरू किया। ये चिकित्सीय परीक्षण पहले 2 चरणों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों पर किया जाएगा। इन परीक्षणों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दूसरी खुराक देने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। भारत के औषध महानियंत्रक ने बताया, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी थी। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी पेनेसिया बायोटेक ने भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। पेनेसिया बायोटेक हर साल 10 करोड़ टीके का उत्पादन करेगी। पेनेसिया बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन की पहली खेप को गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गेमिलिया सेंटर भेजा जाएगा। रेलवे ने देश भर के 14 राज्यों को 16,000 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 247 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने कई राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाई है। भारतीय नौसेना के कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु द्वितीय के अंतर्गत नौसेना के पोत आईएनएस तरकश के जरिए कतर से 20 मीट्रिक टन के 2 चिकित्सा ऑक्सीजन कंटेनर लाए गए। आज बहरीन से 760 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी मुंबई लाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश को प्राप्त विदेशी कोविड राहत सामग्री को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत वितरित किया जा रहा है। अब तक राज्यों को 17,755 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,961 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 12,913 वेंटिलेटर और 6,90,000 रेमडेसिविर की शीशियां भेजी जा चुकी हैं। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया कि इस आर्थिक सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
कोविड महामारी की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा उन्हें आधार और बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय को इतनी ही वित्तीय सहायता और राशन किट उपलब्ध कराई थी। इस पर कुल 98 लाख रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई थी, जिससे देश भर के लगभग 7,000 ट्रांसजेंडर को लाभ हुआ था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 8882133897। इस नंबर पर सोमवार से शनिवार तक परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। उत्तराखंड में भी लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। दूध, सब्जी, फल, मछली और मांस जैसी आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें अब प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू 31 मई तक और बढ़ाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग राज्य में निजी अस्पतालों को टीकाकरण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हरियाणा सरकार राज्य के 8 जिलों में केंद्र सरकार की सहायता से पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगी। ये कार्य डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा और ये 30 जून तक पूरा हो जाएगा। पंजाब सरकार ने कोविड से ठीक हुए लोगों के लिए घरों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वितरण की अनुमति देने का फैसला किया है। जिलाधिकारियों से ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेट जारी करने को कहा गया है जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिन बाद तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने मुंबई में बिना पंजीकरण कराए टीका लगवाने के विशेष अभियान की शुरुआत की। 3 दिन के इस अभियान के तहत 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को कोविशील्ड का पहला और दूसरा टीका लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग आज से अगले 3 दिनों के लिए मुंबई के 213 केंद्रों में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष अभियान में सभी आयु समूहों को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी जाएगी। निगम ने लगभग 2 हफ्ते पहले टीकाकरण केंद्रों पर भीड़भाड़ का हवाला देते हुए वॉक इन टीकाकरण को निलंबित कर दिया था। वहीं बीएमसी ने पिछले हफ्ते 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वॉक इन टीकाकरण फिर से शुरू भी किया था। बीएमसी ने बताया है कि 27 से 29 मई के दरमियान केवल पंजीकृत लाभार्थियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 30 मई को कोई टीकाकरण नहीं होगा। शेड्यूल में किसी भी बदलाव की सूचना एक दिन पहले जनता को दी जाएगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि कोविड वैक्सीन के कारण महिलाओं और पुरुषों की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। सरकार ने जोर देकर कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और वैक्सीन के कारण किसी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता खत्म होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों में कोविड वैक्सीन के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार ने उस दावे का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस का उपचार हल्दी, सेंधा नमक और सरसों के तेल से किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि हल्दी, सेंधा नमक और सरसों के तेल से म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं के काम करने की खराब स्थितियों के आरोप पर केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। कोविड महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को समुचित सुरक्षा उपकरण और बकाया पारिश्रमिक नहीं दिए जाने संबंधी शिकायतों पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने केंद्र और राज्यों को 6 सप्ताह के भीतर इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्र ने आज खाद्य तेलों की कीमतों में स्थिरता के मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य किफायती मूल्यों पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करना है। देश में तिलहनों का उत्पादन और घरेलू उपलब्धता घट रही है और हर वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करने पड़ते हैं। भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश
भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की कृषि संबंधी नीतियों के कारण किसानों के जीवन और कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से बदलाव आया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित जिलों में वन धन योजना लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करेगा। ट्राइफेड की एक टीम नीति आयोग के साथ मिलकर 39 जनजातीय आकांक्षी जिलों में वन धन योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती योजना तैयार करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने तेलंगाना में तत्काल प्रभाव से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से तेलंगाना के जुड़ने से अब 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू हो गई है। देश में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 2019-20 की तुलना में ये 10% अधिक है। 2019-20 की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 19% की वृद्धि हुई। सिंगापुर ने सबसे अधिक 29%, अमेरिका से 23% और मॉरिशस से 9% का विदेशी निवेश आया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 111 अंक बढ़कर 50,652 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 22 अंक बढ़कर 15,198 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 72 रुपए 96 पैसे दर्ज हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 95 रुपए महंगा होकर 48,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। चांदी 154 रुपए की तेजी दर्ज करती हुई 70,998 रुपए प्रति किलो हो गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा के साथ चक्रवात यास पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। डॉक्टर मोहपात्रा ने कहा कि तूफान के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उन्होंने निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का आग्रह किया। ये एक डिप्रेशन में परिणत हो गया है और ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत है। बालासोर और दीघा से लगभग 700 किलोमीटर दूरी पे 1130 पर यह केंद्रीभूत था और ये उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में गति करके सुबह तक एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा और 25 तारीख शाम तक एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा। 26 में उत्तर नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच ये हमारा प्रेडिक्टेड ट्रैक है। ये हमारा एरिया है जिसके अंदर ये साइक्लोन तट को पार कर सकता है। एज ए वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म विथ ए विंड स्पीड ऑफ 155 to 165 kmph एंड गस्टिंग टू 185 kmph। डॉक्टर मोहपात्रा के साथ परिचर्चा का ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। युवा और खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, नौकायन खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह, पहलवान सीमा बिस्ला और सुमित मलिक को शामिल किया गया है। इसके अलावा आज की मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ की बैठक में करीब 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी भी दी गई। बुधवार को इस साल पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। मौसम विभाग के अनुसार भारत सिर्फ आंशिक चंद्र ग्रहण चंद्रोदय के ठीक बाद दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण का अंतिम चरण होगा। इसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत में कुछ देर के लिए देखा जा सकेगा। अगला चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को होगा, जो भारत में दिखाई देगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बुधवार को पारादीप और सागर द्वीप के बीच टकराने की आशंका। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 100 से अधिक टीमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात। कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.7% हुई। देश में अब तक 19 करोड़ 60 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख टीके उपलब्ध कराए। कोविड के लिए महत्वपूर्ण दवाओं एम्फोटेरिसिन बी और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाया गया। सरकार कोविड महामारी के कारण प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1,500 रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। भारत में पिछले वित्त वर्ष में सर्वाधिक 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और भारत और इजरायल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।